हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ाते हैं। इसमें पढ़ाते हैं, पहले लेक्चर में पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये पढ़ते हैं गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण देखते हैं। ये है गोली दर्पण आपका। ये तो गोली दर्पण हॉलो स्फीयर, गोली दर्पण कांच का खोखला गोला होता है। सिंपल परिभाषा कि गोली दर्पण क्या होता है कि यह कांच का खोखला क्या होता है, गोला होता है, और इसके एक तल पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है, गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। गोली दर्पण गोली दर्पण कांच के खोखले गोले, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। जिसके एक तल पर पॉलिश लगी होती है, कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। ये तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, ये कांच का क्या है, खोखला गोला है, ये काटा गया एक भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। इससे देखो, एक ये भाग काटा गया है और एक ये भाग, और पॉलिश भी लगा दी गई है। ये जो दिख रहा है, ये क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी होती है। ये तो गोली दर्पण होता क्या है, या कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है, जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है। तो जब काटा गया तो एक ये भाग निकल के आया और एक ये भाग, तो इसमें देखो अंदर तल पर पॉलिश लगी हुई है। ये जो लाल ऑक्साइड का एक कलई पेंट जो है अंदर साइड में है और इसमें बाहर साइड में है, तो ये बन जाता है आपका कॉन्वेक्स सरफेस या कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और ये बन जाता है कॉन्केव सरफेस, अंदर का सरफेस, या कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण।
तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। ये भाग काट के निकाला गया, ये इसमें बाहर पालिश लगी हुई है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर बाहर पालिश लगी होती है और अंदर का तल कैसा होता है? परावर्तक अवतल दर्पण कहलाता है। और जिसके दबे हुए तल पर पालिश लगी हो और उभरा हुआ तल कैसा हो? परावर्तक हो, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल उत्तल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ये क्या हो गया है? ये आपका गोलीय दर्पण था। ये है अवतल दर्पण। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण से काट के निकाला गया है आपका अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये क्या होता है? तो परिभाषा क्या होगी? वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर या पृष्ठ पर पालिश लगी हो और दबा हुआ तल, और दबा हुआ तल परावर्तक तल हो, परावर्तक तल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है?
अवतल दर्पण। ये काट के ये पूरा क्या है, गोली दर्पण, इससे काट के ये निकाला गया ये। तो ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, ये वाला तल, ये पालिश लगी हो और अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक हो। अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक। अंदर का तल ये वाला है, ये एक ऐसा तल है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल। और ये जो बाहरी वाला तल है ये पालिश किया हुआ तल है, पालिशदार तल। ये हो गया अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश लगी हो, उभरे हुए भाग पर पालिश लगी हो, और दबा हुआ तल या अंदर वाला तल कैसा हो, परावर्तक हो। परावर्तक का मतलब कोई किरण जाए तो वो क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग में क्या लगी हो, पालिश लगी हो, और अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक तल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण सेम परिभाषा होगी, थोड़ा अंतर होगा। वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर, जिसके दबे हुए तल पर पालिश लगी हो, पालिश लगी हो, और उभरा हुआ तल, और उभरा हुआ तल परावर्तक हो, परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ये तो अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल में पालिश लगी हो और अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? इसी का उल्टा। ये कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स, क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर, यानी अंदर वाला जो तल है ये, इसमें क्या लगी होती है, ये पालिश लगी होती है, पालिश। ये दबा तल है। कैसा तल है? दबा हुआ तल। और जो उभरा हुआ तल है, ये बाहर वाला, ये उभरा हुआ तल, ये कैसा तल है? ये परावर्तक तल है। ये कैसा तल है? परावर्तक तल।
तो अवतल में परावर्तक तल अंदर था, ये वाला, ये परावर्तक तल था, परावर्तक तल, और पालिशदार बाहर था। इसमें अंदर पालिशदार तल है और बाहर परावर्तक तल है, ये अंतर है। तो ये हो गया अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पालिश लगी हो और अंदर का तल परावर्तक हो। ये हो गया उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पालिश लगी हो और उभरा हुआ तल कैसा हो, परावर्तक हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये अब इस दर्पण में कुछ परिभाषाएं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं। ये है अवतल दर्पण। ये तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाएं पढ़ते हैं। परिभाषाएं, तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इससे पहली परिभाषा क्या होगी, ये जो सी है वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं हम इसको, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये तो ये अवतल जो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण से काटा गया भाग है, जो गोलीय दर्पण से काट के तो निकाला गया है। तो ये पहले क्या था, ये पूरा था, गोला था। तो गोले का क्या होता है, वो केंद्र होता है। ये पहले कैसे था, पूरा गोला था, ये इस तरीके से, ये तो गोले का क्या होता है, केंद्र। तो परिभाषा क्या बनेगी, गोले का वह केंद्र, गोले का वह केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी, गोले का वह केंद्र, गोले का वह केंद्र। पहले गोला था तो केंद्र बोलेंगे। तो गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण, जिसका दर्पण एक भाग है, एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, केंद्र सी कहलाता है। ये दोनों की परिभाषा एक होगी, अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, कि गोले का वह केंद्र, गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है। अब इसको काट के निकाल दिया गया, इधर वाला ये, तो ये जो बचा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। वही गोले का जो केंद्र था बन गया वक्रता केंद्र। ये आगे परिभाषा क्या है, ध्रुव, ध्रुव पोल बोलते हैं। ये क्या है, तो दर्पण के परावर्तक तल के, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य
बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। ध्रुव कैपिटल P कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल कौन है? ये अंदर वाला तल परावर्तक है। ये तल कैसा है? परावर्तक। तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये, इधर से भी और इधर से बराबर दूरी, तो ये क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। इस मध्य बिंदु को ही ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये P। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखते हैं। वक्रता त्रिज्या तो जब गोला था, ये पूरा खोखला गोला था ये, तो ये क्या होता था? केंद्र, गोले का केंद्र। ये क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। ये केंद्र होता था। अब आधा भाग काट दिया गया तो क्या बन जाएगा? वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी CP वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पहले ये दर्पण गोला था, तो गोले का ये क्या होता है? त्रिज्या होती है। C क्या होता है? केंद्र होता है। अब आधा भाग काट दिया गया है तो ये C से P वक्रता त्रिज्या नाम हो जाएगा। ये अंतर है। तो CP क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। मुख्य अक्ष ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली, ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, ये होकर जाने वाली अनंत तक की रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? ध्रुव यानी P व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली अनंत तक की रेखा को, अनंत तक की रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। PC नाम देते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अनंत तक की रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गई परिभाषा।
तो पहले एक बार फिर से सी क्या होता था, वक्रता केंद्र। तो गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सीपी। मुख अक्ष क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अनंत तक की रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। अब इसमें पढ़ना है मुख्य फोकस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस ये देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। पहले चित्र से समझते हैं परिभाषा, देखते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, ये अवतल दर्पण है तो ये मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही ये इस तरीके से, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ कहाँ से रही हैं, अनंत से आ रही हैं, इस तरीके से। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के, ये दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गई, तो इसी के समांतर ये किरणें तो जा रही हैं। और अंदर का तल कैसा है, ये वाला, ये परावर्तक तल है। कैसा तल है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल है तो ये किरणें क्या होंगी, परावर्तित होंगी। क्या होंगी, परावर्तित होंगी। कैसे, इस तरीके से। ये तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं या मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। ये परिभाषा है। लिख देते हैं परिभाषा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं, सभी किरणें मिलती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहलाता है। ये कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती हैं, वह बिंदु
उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये है मुख्य फोकस। अगर यही मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में बनाया जाए, कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण आपका इस तरीके से बनेगा। अंदर तल में क्या लगी होगी? पॉलिश लगी होगी। ये M1 और ये M2, ये द्वारक कहलाते हैं, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, एंट्री लेता है यहाँ से और यहाँ से, ये द्वारक होते हैं। ये M2 और इधर वाला M1। चलो, तो ये हो गया। ये बीचों बीच बिंदु क्या होता है? ध्रुव P हो गया। और यहाँ होगा वक्रता केंद्र C, ये, और ये अनंत तक रेखा क्या बन जाएगी? मुख्य अक्ष। ये ध्रुव गया, क्योंकि परावर्तक तल ये, तो उसका मध्य बिंदु क्या हो गया? ध्रुव। ये वक्रता केंद्र हो गया। अब इसको देखते हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखो समांतर किरणें आ रही हैं इस तरीके से, इधर भी दिखा देते हैं। ये क्या? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही, तो ये तल कैसा है? परावर्तक है, तो ये किरणें क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी इस तरीके से। तो ये लग क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें हैं ये आई कहाँ से हैं? अनंत से आई हैं सभी किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे। इसमें भी ये कहाँ से आई हैं? सब अनंत से ही तो आ रही हैं, ऐसे परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही। अब इनको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे डाट डाट से सीधे ये, तो ये बिंदु इसका क्या होगा? मुख्य फोकस कैपिटल F। ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहाँ से आ रही? F से होती हुई आ रही ऐसे, लेकिन आ कहाँ से रही ये सभी किरणें? अनंत से। परावर्तन के बाद लग रहा है ये सभी किरणें F से होकर आ रही हैं, तो ये बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो वह बिंदु, ये यहाँ क्लियर है कि यहाँ पर किरणें क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। और यहाँ क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? F से होती हुई आ रही हैं, लेकिन आ कहाँ से रही हैं? अनंत से आ रही हैं। तो इसमें क्लियर है कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरणें मिल रही हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ बिल्कुल कन्फर्म है कि यहाँ पे किरणें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ F पर मिल रही हैं। इसलिए अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। वास्तविक बनाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक। और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। ये बहुत दिमाग में रख लीजिए। यहाँ वास्तव में मिल रही हैं, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि परावर्तन के बाद ये किरणें F से होकर आ रही हैं। तो ये प्रतिबिंब जो है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है ये। तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा, अभी आगे बताएंगे, ये हमेशा आभासी बनाएगा। कैसा बनाएगा? आभासी। और आभासी होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। इसीलिए चलो, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद ऐसा लग रहा है किरणें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, तो वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है।
ये हो गया मुख्य फोकस। और परिभाषा बची हैं एक दो छोटी छोटी, उनको भी समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखते हैं। तो मुख्य फोकस समझ में आ गया, कहाँ होता है ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इसका जो मध्य बिंदु हो गया ये बीचों बीच पी और सी का बीचों बीच बिंदु, ये मुख्य फोकस हो गया। तो ये दूरी क्या होती है, ये ध्रुव से केंद्र वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या आर होती है। क्या होती है, आर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या नाम हो गया। तो एफ मध्य बिंदु है, तो एफ पी से एफ तक की दूरी ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, पी व एफ के बीच की दूरी, बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। ये पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और पी से सी तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ये कैपिटल आर, सी पी, सी ओ पी कैपिटल आर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है, तो इनमें संबंध क्या होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी एफ व वक्रता त्रिज्या, व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, इनमें संबंध क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो एफ होगी वो आर की क्या होगी, आधी, आर की क्या हो जाएगी। तो ये होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। चूंकि एफ क्या है, पी और सी का मध्य बिंदु है, तो ये अगर दूरी हम निकालेंगे तो आर की क्या होगा, आधी ही तो होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है तो आर का आधा ही तो मध्य बिंदु होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा ही तो मध्य बिंदु होगा, और ये दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। तो एफ बराबर आर बटे दो, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र होता है। ये फोकस दूरी। फोकस तल क्या होता है, देखते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, तो जो मुख्य फोकस है, जो मुख्य फोकस है, तो यहाँ से जाने वाले अभिलंबवत तल को ही क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल। यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाले, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले अभिलंबवत तल को ही फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाले अभिलंबवत तल को ही मुख्य फोकस तल कहते हैं। तो ये हो गई दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में रखना है। तो ये क्या हो गया, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र सी हो गया, पी और सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, एफ हो गया, पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी हो गई, पी और सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर हो गई, और एफ से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ये संबंधित कुछ परिभाषाएं।